हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल आर के ज्ञान पर। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको पिछले वीडियो में जो है बता दिया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और अच्छे से समझा भी दिया था उसके बारे में। तो आज हम लोग विस्तार से समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके वाक्यों को समझेंगे कि कैसे अंग्रेजी में बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कुल टोटल जो है 12 टेंस बताए थे। कितने बताए थे? 12 टेंस बताए थे। ठीक है, और इसमें से पहला टेंस हम जो है अच्छे से पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी अच्छे से समझेंगे। तो ये जो है कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। इसे हिंदी में साधारण वाक्य, साधारण या सकारात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और दूसरा जो है मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा प्रकार क्या है। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य में क्या होता है, एक तरह से साधारण बोला जाता है, मतलब कोई किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं रहती है, नहीं प्रश्न पूछा जाता है, न किसी प्रकार का मना जो है किया जाता है। एक तरह से साधारण, जैसे कि राम जा रहा है। जैसे राम जाता है या रामा जा रही है। रामा जा रही है, तो एक तरह से ये साधारण यहाँ पे बोला जा रहा है, किसी भी प्रकार की मनाही नहीं, ना ही किसी प्रकार की बाध्यता है। और दूसरा जैसे नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसको समझ लीजिए कैसे, किस प्रकार के वाक्य में। जैसे कि राम नहीं जाता है। राम नहीं जाता है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य में शब्द आएगा नहीं। ये शब्द क्या है? नहीं। अगर नहीं किसी वाक्य में लिखा हुआ है तो वो नेगेटिव सेंटेंस को दर्शाता है। ठीक है, राम नहीं जाता है, यानी यहाँ पर राम को मना किया गया होगा, या स्वयं उसका मना ही है, या जो है किसी प्रकार की बाध्यता या समस्या होगी, इसीलिए जो है वो नहीं जाता है। राम नहीं जाता है। अब घर के लिए, बाथरूम के लिए, मार्केट के लिए, जंगल के लिए, कहीं भी, ठीक है, राम नहीं जाता है, तो इसमें जो एक तरह से नकारात्मक वाक्य है, मतलब जो है मना किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, किसी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि क्या राम नहीं जाता है, क्या राम खाता है, क्या रामा जा रही है, यानी एक प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जाता है।
और इसमें जो है दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपको उसको बताने से पहले मैं आपको प्रश्नवाचक शब्दों से जो है बता दूं कि प्रश्नवाचक शब्द होता क्या है। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले है क्या, क्या है, क्या है। दूसरा, इसको अंग्रेजी में व्हाट कहते हैं। दूसरा है क्यों, इसको अंग्रेजी में व्हाई कहते हैं। तीसरा है कैसे, इसको अंग्रेजी में हाउ कहते हैं। और चौथा है कहाँ, इसको अंग्रेजी में वेयर कहते हैं। और अगला शब्द है किससे, प्रश्न है ना, प्रश्नवाचक शब्द है तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हिच। और अगर किसमें लिखा हुआ किस में तो इसमें जो है इन व्हिच कर देते हैं, इन व्हिच मतलब किसमें। और भी प्रश्नवाचक शब्द हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या, क्यों, कैसे, कहाँ। और इसमें दो शब्द छूट जा रहे हैं, कब। तो when इस क्या होता है कब, कब भी जो है प्रश्नवाचक शब्द है। और whom मतलब होता है किससे, whom का अर्थ क्या होता है किससे। तो ये सभी जो है प्रश्नवाचक शब्द हैं, कब, किसे, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किससे, किसमें, ये सब जो है प्रश्नवाचक शब्द हैं। और अगर ये किसी भी वाक्य में लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इसको विस्तार से समझते चलेंगे। प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, अफर्मेटिव वाक्यों को कैसे बनाएंगे, नेगेटिव वाक्यों को कैसे बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव वाक्यों को कैसे बनाएंगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो अब तक जो है मैंने आपको जो है बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले जो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, लेकिन जो है इसको पढ़ने से पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लेते हैं कि जो है इनके वाक्यों को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पहचान इसकी क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे, ये पहचान जो है जरूरी है याद करना, इसे आप हमेशा याद रखेंगे तभी आप इसके वाक्यों को अच्छे से बदल पाएंगे अंग्रेजी में, ठीक है। तो जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए, आदि शब्द आए, वह इस टेंस के अंतर्गत होगा, वह इस टेंस अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत होगा। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, मैं यहाँ पर ब्लैक से कर दे रहा हूँ, ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आए तो वह इस टेंस के अंतर्गत होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत होगा। अब जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ वाक्य, जैसे पहला सेंटेंस देख लीजिए, राम मंदिर में जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अब वाक्य के अंत में क्या है, ता है। तो ता है जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को बताता है, ठीक है, कि ये इसके अंतर्गत आता है।
दूसरा देख लीजिए, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आ है, ठीक है, आया। या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, मैं पेड़ पर चढ़ती हूँ। तो यहाँ पर पी है आ गया। तो देखिए पी है, लड़की अगर कहेगी तो क्या कहेगी, मैं पेड़ पर चढ़ती हूँ। लड़का क्या कहेगा, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ। तो ये जो है कौन से वाक्य हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो पहचान है इसका ता है, ती है, ते हैं, ये जो है वाक्य के अंत में आ रहा है। मैंने आपको यहाँ पर क्या लिखा है, जिस वाक्य के अंत में, तो वाक्य के अंत में आया है, तो आज शब्द आए वाइस टेंस के अंतर्गत होगा। यानी ये जो है किसके अंतर्गत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत है, यानी इसके वाक्य है। ठीक है, अब मैंने आपको पहला बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहला क्या बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस जो है कैसे जो है इसकी वाक्य जो है अंग्रेजी में कैसे बदलेंगे इसको समझेंगे। ठीक है, इसके नियम को समझेंगे। मैंने आपको पहले क्या बताया, इसका पहला प्रकार क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, या मैंने आपको पॉजिटिव भी बताया था। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, इसको दो नामों से जानते हैं, सेंटेंस। तो सबसे पहले इसके वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना सीखेंगे, और इसके वाक्यों को अंग्रेजी में तभी बना सकते हैं जब जो है हम लोग इसके नियमों को अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि कैसे जो है हम उसको बदलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला नियम देखते हैं, नियम नंबर 1। पहला नियम क्या है, पहला नियम समझते हैं, एक वचन कर्ता एक वचन कर्ता कौन कौन से हो सकते हैं, ही हो सकता है, सी हो सकता है, दिस हो सकता है, दैट हो सकता है, और सिंगल नेम यानी किसी एक का नाम, या फिर कोई जानवर हो सकता है जो एक जानवर हो, कोई पक्षी भी हो सकता है, कोई पशु भी हो सकता है। ठीक है, या कोई वस्तु भी हो सकता है। तो अगर वो एक है, अगर वो केवल एक चीज को दर्शा रहा है तो वो एक वचन करता आएगा, एक वचन करता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो एक वचन करता ही, सी, दिस, दैट, सिंगल नेम, कामस, एनिमल, बर्ड, थिंग्स, इन सभी के साथ में जो है क्रिया की पहली अवस्था में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। मैं आपको इसको फॉर्मूला भी बता रहा हूँ। क्रिया की पहली अवस्था जैसे गो, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, आना की अंग्रेजी कम। अब इसमें एस या एस जोड़ देंगे तो ये जो है बन जाएगा। ठीक है, वर्ब की पहली अवस्था में एस या एस का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप कोई भी सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। फॉर्मूला इसका है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस प्लस
ऑब्जेक्ट। ये जो है एक वचनकर्ता के लिए फॉर्मूला मैंने लिखा है। अगर आप अंग्रेजी बनाते हैं किसी चीज की, ठीक है, एक वचनकर्ता में, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया में एस या एस का प्रयोग करेंगे, और फिर जो है ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखेंगे। तो मैं इस पर जो है आपको एक वाक्य भी बता दे रहा हूँ। तो अब जो है एग्जाम्पल समझते हैं इस फॉर्मूले पर। तो सबसे पहला वाक्य है राम मंदिर को जाता है। दूसरा वाक्य कुत्ता सड़क पर भौंकता है। तो यहाँ पर राम और कुत्ता दोनों एक एक वचन करता है, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। तो राम की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब में एस या एस। वर्ब क्या है, जाता है। जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो। अब इसमें जो हम यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ जाता है, मंदिर को जाता है। तो ये हो गया मंदिर को, यानी गोज टू टेम्पल। टेम्पल मीन्स क्या होता है, मंदिर होता है। ये हो गया फुल स्टॉप, ठीक है। दूसरा वाक्य क्या है, कुत्ता सड़क पर भौंकता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट कुत्ता। तो क्या लिखेंगे, द डॉग। द डॉग। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब में एस या एस। तो बार्क मीन्स होता है भौंकना। बार्क मीन्स क्या होता है, भौंकना। तो यहाँ पर हम एस का प्रयोग करेंगे। द डॉग बार्क्स, कहाँ पर, ऑन द रोड। कुत्ता सड़क पर भौंकता है, ये इसकी अंग्रेजी हुई, ठीक है। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के लिए। अब जो है हम लोग अगला दूसरा नियम देखेंगे, बहुवचनकर्ता। अब जो है बच्चों हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है, बहुवचन कर्ता, जैसे आई, यू, दे, दीज, दोज, डबल नेम यानी दो नाम, ठीक है। डबल नेम या एनिमल्स यानी बहुत सारे जानवरों के लिए, बहुत सारे पक्षियों के लिए, ठीक है, आदि के साथ क्रिया में एस या ईएस ना लिखकर क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बहुवचन करता है आई, यू, दे, दीज, दोज, और यहाँ पर एक बहुवचन करता छूट गया है, वी। वी भी है इसमें। तो वी, आई, यू, दे, दीज, दोज, और डबल नेम और एनिमल्स, बहुत सारे जानवर और बहुत सारे पक्षियों या आदि जो है बहुत सारी चीज़ें जो ज़्यादा हो, एक से अधिक हो, उनके लिए जो है क्रिया के साथ क्या करेंगे, एस या एस का प्रयोग ना लिखकर क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप किसी भी वाक्य का अंग्रेजी में बना सकते हैं वाक्य, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैंने एस यू वी लिख दिया है, शॉर्टकट लिख दिया है, ठीक है, छोटा लिख दिया है। और वर्ब में वर्ब की मीनिंग, वर्ब की रहेगा, वर्ब की पहली अवस्था यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हम इसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं,
संक्षिप्त में, और फिर उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट कर्म। तो ये था फॉर्मूला। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की पहली अवस्था। यहाँ पर हम जो है जब बहुवचन कर्ता रहेगा तो वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, जो का त्यों लिख देते हैं। और क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद। अब इसके बाद जो हम लोग इसके ऊपर जो है दो उदाहरण देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, कि कैसे जो है इसके वाक्यों को अंग्रेजी में बनाएंगे। मैंने आपको जो है अभी नियम नंबर 2 बताया। नियम नंबर 2 पर जो है 2 एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे कि जो है इस फॉर्मूले पर कैसे इसके अंग्रेजी को अनुवाद में बनाएंगे, ठीक है, इसके अनुवाद को अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। फिर क्या है, वर्ब की पहली अवस्था। यहाँ पर वर्ब क्या है, जाना, तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो। यहाँ पर एस या एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, तो आई गो, यहाँ पर टू लगा देंगे प्रीपोजिशन। और ये क्या है, विद्यालय, तो स्कूल होता है इसकी अंग्रेजी, आई गो टू स्कूल। और अगला है तुम विद्यालय, तुम घर पर पढ़ते हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यू, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की पहली अवस्था, तो ये पढ़ना हो गया रीड, तो यू रीड, कहाँ, घर पर, एट दी होम, यू रीड एट दी होम। यहाँ पर के लिए एट की अंग्रेजी, यहाँ पर एट प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है, क्योंकि घर के ऊपर कोई नहीं पड़ता है, घर के अंदर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे, ना कि मे का भी प्रयोग जो है इनका प्रयोग भी नहीं करेंगे, ठीक है, एट का प्रयोग करेंगे। ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन में आपको बताया जाता है कि कैसे जो है एट का प्रयोग होता है, कैसे आन का प्रयोग होता है। तो ये जो मैंने आपको है फॉर्मूले के ऊपर 2 सेंटेंस बता दिए हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस पर मैं 5 वाक्य आपको अलग से बता दे रहा हूँ कि उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, ठीक है, अनुवाद उसकी अंग्रेजी में कैसे करेंगे। और आप जो है धीरे धीरे करके ऐसे आप एक एक करके सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वाक्य है, वह रोती है, तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, चलिए देखते हैं। वह सोती है, रोती नहीं सोती है, सॉरी। तो यहाँ पर सोती है, सोना का अंग्रेजी होता है स्लीप, और यहाँ पर कौन सोता है, लड़की सोती है, स्त्रीलिंग है, इसलिए हम यहाँ पर वाक्य अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सी, तो सी स्लीप। अब यहाँ पर सी क्या है, एक वचन है, तो यहाँ पर वर्ब में एस या एस का प्रयोग करेंगे, तो सी स्लीप्स। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। मैं रोती हूँ, क्या लिखा है ये, मैं रोती हूँ, यहाँ पर ओ का मात्रा छूटा हुआ था, मैं रोती हूँ, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, आई। मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई। और यहाँ पर वीक, वीक मीन्स क्या होता है, रोना, आई वीक। अब यहाँ पर हम ऐसे एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आई जो है, मैं जो है बहुवचन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसे एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिएगा, इसलिए यहीं पर इसको छोड़ देंगे हम लोग। दूसरा है, मैं खेत में रहते हैं, तो यहाँ पर जो है मैं बहुवचन है, और दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया है, इसलिए जो है उसको लिखेंगे। तो दे क्या है, बहुवचन करता है, तो दे, फिर क्या है, रहते हैं, तो लिव मीन्स क्या होता है, रहना, तो दे लिव। अब यहाँ पर एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है बहुवचन करता है, तो दे लिव कहाँ रहते हैं, खेत में, इन द फील्ड, FIELD फील्ड। दूसरा वाक्य है, यशोदा मंदिर में पूजा करती है। चौथा वाक्य है ये, यशोदा मंदिर में पूजा करती है, तो यहाँ पर यशोदा एक वचन है, तो यशोदा, आप इसे फॉर्मूले के अनुसार मिलाते रहें, सारा वाक्य जो है फॉर्मूले से ही लिखा गया है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद है तो आप किसी भी वाक्य का अंग्रेजी में जो है अनुवाद कर सकते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मैं आपको सभी बताऊंगा। यशोदा पूजा करना होता है वर्शिप, क्या होता है, वर्शिप, तो यशोदा वर्शिप। अब यहाँ पे यशोदा एक वचन है, इसलिए यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, यशोदा वर्शिप्स
पूजा करती है कहाँ पर? इन द टेम्पल, मंदिर में, इन द टेम्पल, टेम्पल। यहाँ पर मैं मेकिंग रेजी इन लगता हूँ, लेकिन यहाँ पर दा किस लिए लिख देता हूँ? तो दा जो है किसी भी चीज को विशेषतया दर्शाने के लिए जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्पल यानी मंदिर जो है एक विशेष स्थान है, जो है अच्छा स्थान है, इसलिए यहाँ पर इसके लिए जो है दा का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस क्या है? बिल्ली मैदान में खेलती है। तो बिल्ली क्या है? एक वचन है यहाँ पर, इसलिए इसे क्या लिखेंगे? द कैट। अब यहाँ पर जानवरों के लिए भी दा का प्रयोग करते हैं। आपको दा का प्रयोग मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि दा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। द कैट प्ले, इसके बाद क्या लिखेंगे? प्ले वर्ब। अब यहाँ पर बिल्ली एक बच्चा है, तो प्ले में एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एस या एस का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर केवल एस का करेंगे। द कैट प्लेज इन द फील्ड, इन द फील्ड। फील्ड मतलब क्या होता है? मैदान में। द कैट प्लेज इन द फील्ड, बिल्ली मैदान में खेलती है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब जो है प्यारे बच्चों, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसके नियम को समझ लेते हैं। नियम नंबर 1, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2, एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो ये जो है बच्चों 2 नियम है यहाँ पर। पहला नियम है कि एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ये डज नॉट और ये डू नॉट, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है कि एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया की अवस्था, क्रिया की पहली अवस्था रहेगा, क्रिया की पहली अवस्था अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम वर्ब में एस या एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था कि एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में एस या एस का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस में भी एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है एक वचनकर्ता के साथ यहाँ पर आप देखिए ई एस का प्रयोग पहले से हो गया है,
तो हम यहाँ पर वर्ग में नहीं लगाएंगे, ठीक है। और दूसरा बहुवचनकर्ता के साथ जो है मैंने आपको पहले बताया था कि एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। सेम यहाँ पर देखिए एस या एस का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। अगर किसी वाक्य में जिसका अंत जो है ता ती ते से होता है, ठीक है, तो वहां पर हम डज नॉट डू नॉट का प्रयोग करेंगे, किसके लिए, नहीं के लिए, ठीक है। अगर वाक्य में नहीं लिखा है तब, ठीक है। तो चलिए हम इसका सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला आपको जरूरी है याद रखना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी बात की अंग्रेजी तुरंत उसको अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है, उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे डज नॉट या डू नॉट, ये नहीं के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। सहायक क्रिया ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे राम भोजन नहीं खाता है। तो मैंने आपको पहले जो है बताया था अफर्मेटिव वाला सेंटेंस, राम भोजन खाता है, लेकिन अब आ गया नहीं, तो इसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर नहीं किसी वाक्य में लिखा तो उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हम नियम नेगेटिव सेंटेंस का लगाएंगे, एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट। राम जो है एक वचनकर्ता है, इसलिए जो है राम के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, डज नॉट, और राम डज नॉट क्या करता है, खाता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट होता है, ईट मीन्स होता है खाना। राम डज नॉट ईट, और भोजन का अंग्रेजी होता है फूड, तो राम डज नॉट ईट फूड, ये इसकी अंग्रेजी इस फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है। एक और देख लीजिए, ये पहला था, दूसरा ये एक वचनकर्ता के लिए था, बहुवचनकर्ता के लिए देख लीजिए, वह दिल्ली नहीं जाते हैं, वह दिल्ली नहीं जाते, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, दे क्या हमारा सब्जेक्ट है, और दे बहुवचन होता है, इसलिए हम इसके साथ डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा डू नॉट। तो दे डू नॉट, जाना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, गो इसका फर्स्ट फॉर्म है, पहली अवस्था है, ठीक है। अब कहाँ जा रहा है, दिल्ली को, तो दे डू नॉट गो टू दिल्ली, यानी दिल्ली, ठीक है। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। मैं आपको 5 सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की बता देता हूँ कि कैसे उसके वाक्यों को अंग्रेजी में बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला वाक्य है, मोहन घर पर नहीं टहलता है। तो मोहन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोहन। मोहन, अब सहायक क्रिया लगाएंगे, तो मोहन एक वचन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज नॉट, तो मोहन डज नॉट। मोहन नहीं है, क्या नहीं है, टहलता, वॉक मीन्स होता है टहलना, ठीक। तो मोहन डज नॉट वॉक, कहाँ, घर पर, एट द होम, ये हो गया फुल स्टॉप। मोहन डज नॉट वॉक एट द होम, मोहन घर पर नहीं टहलता है, ये इसकी अंग्रेजी हो गई। अगला सेंटेंस है, हम मंदिर में नहीं रहते हैं।
तो हम की अंग्रेजी क्या होगी, वी। और वी जो है बहुवचन करता है, प्लूरल नंबर है, इसलिए हम के साथ ही क्या लगाएंगे, हम के साथ में डज नॉट नहीं लगाएंगे बल्कि डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, मैंने आपको नियम में बताया था। तो वी डू नॉट, हम नहीं है, क्या नहीं है, रहते, तो लिव मिस होता है रहना, तो हम नहीं रहते हैं मंदिर में, इन द टेम्पल। ठीक है बच्चों, तो ये इस वाक्य की अंग्रेजी है। अब हम लोग अगला देखते हैं, तुम्हारे पिता छत पर नहीं आते हैं। यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, योर फादर, योर फादर, योर फादर तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता एक वचन में आता है क्योंकि पिता तो एक ही होता है, तीन चार तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर योर पिता, योर फादर एक हो गया। ठीक है, एक वचन हो गया, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे। योर फादर डज नॉट, आना की अंग्रेजी क्या होती है, कम होती है। तो योर फादर डज नॉट कम, कहाँ पर नहीं आते, छत पर, तो ऑन द रूफ। यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने घर पर जब लिखा है तो यहाँ पर एट द होम लगाया, पर की अंग्रेजी क्या लिखी, एट। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, छत पर लिखा है, तो यहाँ पर इसकी अंग्रेजी क्या लिखी है, ऑन द रूफ। तो यहाँ पे पर के लिए ऑन क्यों लगाया मैंने, यहाँ पर के लिए एट क्यों लगाया, तो आप इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर घर के लिए हमेशा एट ही लगाते हैं, क्योंकि आप घर पर, यहाँ पर बात ही करता रहा है, मोहन घर पर नहीं टहलता है, तो घर के ऊपर नहीं टहलता है बल्कि घर के अंदर नहीं टहलता है। तो यहाँ एट का प्रयोग हम वहीं पर करते हैं जहाँ पर सच में कोई चीज़ उसके ऊपर ना हो। ठीक है, लेकिन इस वाक्य में देखिए क्या है, तुम्हारे पिता छत पर नहीं आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर छत पर आना सही बात है, आप छत के ऊपर ही जाते हो, ना कि छत के नीचे जाते हो। तो जब हम किसी चीज़ पर सच पर जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सच में हो, तो वहाँ पर हम आन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा होता, तुम्हारे पिता पेड़ पर नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम पेड़ पर यानी ऑन द ट्री लिखते हैं। ठीक है, एट नहीं लगाते, एट हमेशा केवल उन चीज़ों के लिए लगता है जहाँ पर हम सचमुच पर ना हो। ठीक है, अब हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं किचन में नहीं पकाता हूँ। अब क्या नहीं पकाता हूँ उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर केवल इतना ही कहा गया है, मैं किचन में नहीं पकाता हूँ। किचन का अर्थ होता है रसोई घर। ठीक है, यहाँ पर भोजन बनता है, तो आई मिस होता है मैं, आई मिस मैं जो है बहुवचन करता है, तो इसके साथ जो है हम लोग डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आई डू नॉट, आई डू नॉट क्या नहीं करता हूँ, कुक, आई डू नॉट कुक, कहाँ पर, किचन में, इन द किचन। किचन की हिंदी क्या होती है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, के आई सॉरी KITCHEN, किचन। ठीक, किचन की हिंदी रसोई घर होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने किचन लिखा है तो किचन का किचन ही होगा। ठीक, अगला सेंटेंस है, शालिनी विद्यालय में आती है। यहाँ पर नहीं मैं लिखना भूल गया हूँ, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, नहीं आती है। तो शालिनी विद्यालय में नहीं आती है, तो शालिनी, शालिनी डज नॉट, शालिनी एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर है, शालिनी डज नॉट कम मिस क्या होता है, आना, कम इन द स्कूल, इन द स्कूल। तो ये सभी बातें पांचों वाक्यों की अंग्रेजी थी, जो मैंने आपको ट्रांसलेशन करके अनुवाद करके बता दिया। ठीक है, ऐसे आप कोई भी सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस हो, अगर आपको फॉर्मूला याद है, नियम याद है, तो आप उसको तुरंत अंग्रेजी में बना सकते हैं। ठीक है।
अब तक जो है बच्चों मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को और नेगेटिव सेंटेंस को अच्छे से नियम के साथ और फॉर्मूले के साथ और कुछ अनुवाद कराने के साथ जो है मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है। अब हम लोग अगले सेंटेंस पे आते हैं जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी हम लोग कैसे बनाते हैं अंग्रेजी में, चलिए इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग इसके नियम को समझेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला वो होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में होता है और दूसरा वो होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में हो, वाक्य के शुरू में, वाक्य के शुरू में, और दूसरा कैसा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य अर्थात बीच में हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला देखेंगे कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के वाक्यों की अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं। ठीक, तो इसके नियमों को सबसे पहले समझेंगे। हम लोग पहला प्रकार देखेंगे। मैंने आपको बताया भी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। हम लोग पहला प्रकार समझेंगे। ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ हो, शुरू में हो। तो इसके लिए क्या नियम है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है तब हम ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नाम लिखकर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू डज या डू का प्रयोग करते हैं। तो नियम क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है, तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है तब हम ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नाम लिखकर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डज या डू का प्रयोग करते हैं। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है डज या डू का प्रयोग होगा, कब होगा,
जब प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के शुरू में होता है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या शब्द वाक्य के शुरू में है, क्या राम घर पर जाता है, यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्या राम घर पर जाता है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द शुरू में है तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे डज या डू। क्या लिखेंगे, डज या डू। तो डज कब लगेगा, जब कर्ता एक वचन का हो, और डू कब लगेगा, जब कर्ता बहुवचन का हो। तो राम एक वचन के लिए है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। तो डज, और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, डज राम। उसके बाद क्या लिखेंगे, जाता है, जाता की क्या लिखेंगे, लिव, कहाँ पर, घर। क्या राम घर जाता है, तो डज राम, सॉरी यहाँ पर मैंने लिव लिख दिया है, जाना के इंग्लिश लिखना है गो। डज राम गो टू होम, डज राम गो टू होम। यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, फुल स्टॉप नहीं रहेगा। अगर आप इसको सही भी बनाते हैं और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देते हैं तो आपकी बात को गलत माना जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जब तक आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं तब तक आपकी बात को सही नहीं माना जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जब आप प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी बनाएंगे तो वहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लिखेंगे बल्कि प्रश्नवाचक चिन्ह बनाएंगे, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। ठीक, तो ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया है, मैं आपको फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग डज या डू। क्या लिखेंगे, डज या डू। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये है इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अनुसार हम इसके वाक्यों की अंग्रेजी अच्छे से जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका 5 सेंटेंस और बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब जो है प्यारे बच्चों, मैं आपको 5 सेंटेंस और इंट्रोगेटिव का बता रहा हूँ जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है। ठीक है, तो ये 5 उदाहरण हैं। पहला है, क्या राम संगीत गाता है, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे बनाएंगे, मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता दिया है कि सबसे पहले डज या डू लिखेंगे, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, तो राम एक वचन है इसलिए राम के लिए क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। डज राम, डज राम गाता है, क्या गाता है, संगीत। तो डज राम सिंग, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब संगीत, तो ये हो गया सॉन्ग, ये सॉन्ग एक ही गीत गाएगा इसलिए यहाँ पर एक ही एक। डज राम सिंग ये सॉन्ग, क्या राम संगीत गाता है। ठीक है, ये इसका अनुवाद हो गया। दूसरा है, क्या लड़कियां पतंग उड़ाती हैं, तो लड़कियां यहाँ पर बहुत सारी हैं इसलिए ये बहुवचन कर्ता हो गया, तो बहुवचन कर्ता के लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डू। अब लड़कियों की अंग्रेजी क्या होती है, गर्ल्स। डू द गर्ल्स, डू द गर्ल्स। उड़ाना की अंग्रेजी क्या होती है, फ्लाई, फ्लाई काइट्स। क्या लड़कियां पतंग उड़ाती हैं, तो डू द गर्ल्स फ्लाई काइट्स।
ये इसकी अंग्रेजी थी। अब हम लोग इसको बनाते हैं। क्या गाय घास चरती है? तो गाय क्या है? बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डू का ही प्रयोग करेंगे। तो डू द काउच, डू द काउच ग्रेज, ग्रेज मीन्स क्या होता है? चरना। ग्रासेज, ग्रासेज, ये वो प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर मुझे लगाने तो मैंने यहाँ लिया, ठीक है। ये इसकी अंग्रेजी थी। अब हम लोग जो है चौथे सेंटेंस पे आते हैं। क्या पक्षी जंगल में रहते हैं? तो पक्षी जो है यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर भी हम डू का ही प्रयोग करेंगे। डू द बर्ड्स, डू द बर्ड्स लिव, रहते हैं इन द जंगल। जंगल का जंगल भी होता है और फॉरेस्ट भी होता है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यहाँ पर मैं प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना भूल गया था, इसे जरूर लगाना है आपको। तो ये इसकी अंग्रेजी है। अब हम लोग लास्ट आते हैं। क्या लड़का कक्षा में बैठता है? तो यहाँ पर केवल एक लड़के की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डच का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? डच, डज द बॉय बैठना की अंग्रेजी सीट लिखेंगे, सीट कक्षा में, इन द क्लास। ये पांचों वाक्यों की अंग्रेजी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो मैंने जो है बच्चों आपको अभी तक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले प्रकार को बताया, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है। अब हम लोग प्रकार 2 को पढ़ेंगे, जिसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा। तो इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले इसको नियम को समझते हैं। तो इसका नियम क्या है? जब जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है, तब हम प्रश्नवाचक तब हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लिखकर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डज या डू का प्रयोग करते हैं। यानी आपको जो है इसमें में क्या बताया गया कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है, तब हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लिखकर, ठीक है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डज या डू का प्रयोग करते हैं।
तो मैंने आपको उसमें क्या बताया था कि जब जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ठीक है, बल्कि जो हम कर्ता के अनुसार डज या डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा तब जो है हम लोग उसकी अंग्रेजी भी लिखेंगे और डज और डू का भी प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर जो है डज या डू का प्रयोग जो है हम लोग कर्ता के अनुसार करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले में सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड का अर्थ होता है प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, ठीक है, मतलब जो भी प्रश्नवाचक शब्द रहेगा बीच में उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डज या डू का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, ठीक। अब जैसे करके एक सेंटेंस देख लीजिए इसके ऊपर तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए लिखा है वह क्यों सड़क पर दौड़ती है। वह क्यों सड़क पर दौड़ती है, तो हम लोग फॉर्मूले के अनुसार इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है क्यों, तो क्यों जो है वाक्य के बीच में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे फॉर्मूले के अनुसार प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो ये हो गया क्यों की अंग्रेजी व्हाई। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे डज या डू, तो यहाँ पर वह जो है एक वचन करता है इसलिए हम जो है डू का प्रयोग करेंगे। तो व्हाई डज और वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर ही नहीं लिखेंगे सी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लड़की है। वह क्यों सड़क पर दौड़ती है, तो जब वह जो है स्त्री रहेगी तब हम जो है सी का प्रयोग करेंगे, और अगर वह पुरुष है तो ही का प्रयोग करेंगे। तो व्हाई डज सी, दौड़ना की अंग्रेजी क्या होती है रन, ऑन द रोड, सड़क पर। ये इसकी अंग्रेजी फाइनल हो गई, ठीक, ये इसका अनुवाद हो गया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। तुम क्यों जल में रहती हो। चलिए हम यहाँ पर कोई दूसरा प्रश्नवाचक शब्द लेते हैं। तुम कहाँ जल में तैरती हो। ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने इसको जो है प्रश्नवाचक शब्द को बदल दिया है, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो क्या लिखेंगे वेयर, फॉर्मूले के अनुसार क्या लिखेंगे वेयर। इसके बाद क्या लिखेंगे डज या डू, तो तुम जो है बहुवचन है इसलिए क्या लिखेंगे डू, तो वेयर डू, और फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट यू, तो वेयर डू यू। अब जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तैरना स्विम, कहाँ पर ऑब्जेक्ट इन द वाटर। तो ये इसकी अंग्रेजी हो गई। तो अब तक जो मैंने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सभी नियमों को विस्तार पूर्वक एक एक उदाहरण दो उदाहरण के द्वारा समझा दिया है आपको। मैं इस पर आपको 5 सेंटेंस और बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, मैं आपको 5 सेंटेंस और बता दे रहा हूँ, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य के। ये रहा 5 वाक्य। सबसे पहला वाक्य है तुम कैसे दिल्ली में रहती हो। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो इसी फॉर्मूले के अनुसार जो हम इसे अंग्रेजी में बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, हाउ
अब यहाँ पर तुम जो है बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे। हाउ डू यू लिव इन द दिल्ली। ये हो गया इसकी अंग्रेजी। दूसरा वाक्य है वह खेत में क्या करते हैं। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट। व्हाट डू दे। दे जो है बहुवचन, इसलिए डू का प्रयोग करेंगे। तो व्हाई डू दे करना की अंग्रेजी क्या होती है? डू। व्हाट डू दे डू इन द फील्ड। डू मिस करना भी है यहाँ पर, और डू सहायक क्रिया भी है, ठीक है। इन द फील्ड, फील्ड मिस क्या होता है? खेत, ठीक। अगला है मोहिनी कमरे में क्यों सोती है। क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? व्हाई। ये सब मैं फॉर्मूले के अनुसार ही बना रहा हूँ। आप एक बार फॉर्मूला याद रखोगे, याद कर लोगे, तो आप जो है इसको अच्छे से समझ जाओगे। तो व्हाई, अब जो है हम लिखेंगे डच। व्हाई डच मोहिनी, व्हाई डच मोहिनी स्लीप इन द रूम। अब जो हम लोग अगले वाक्य की अंग्रेजी देखते हैं। सूरज, यहाँ पर नाम है सूरज, ठीक है, सूर्य का नाम नहीं है यहाँ पर। तो सूरज कब आता है। सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, ठीक है। कब, when। अब क्या लिखेंगे? डज या डू, तो सूरज एक वचन है, तो when डज सूरज। चना की अंग्रेजी गो इन द टेम्पल। गो इन द टेम्पल। अगला है यह लड़की कब पढ़ती है। तो दिस गर्ल सॉरी, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखेंगे, ठीक है। तो when मीन्स क्या होता है? कब। when दिस गर्ल। अब यहाँ पर यह लड़की जो है एक बच्चा है, तो यहाँ पर डू डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड फिर जो है डज। तो when डज स्टडी, when डज द गर्ल स्टडी, और इसकी अंग्रेजी when डज द गर्ल स्टडी, लड़की कब पढ़ती है, ठीक है। ये इसकी फाइनल अंग्रेजी है। तो मैंने आपको जो है विस्तार पूर्वक सारा चीज बता दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों सेंटेंसों के बारे में, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में सारे नियम जो है समझा दिए अच्छे से, और मैं आपको 5-5 एग्जाम्पल भी अच्छे से समझा दिया है।